हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का आपके अपने चैनल AK एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है साथियों। एक बार फिर से हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं साथियों। तो सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक होगा मैं बता देता हूँ आपको, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इससे पहले जो है हमने लाइब्रेरी एसोसिएशंस पढ़े थे साथियों कुछ, है ना, जो कि भारत में कार्यरत थे। आज हम एक एसोसिएशन है जिसका नाम है ILA। क्या है साथियों? ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे साथियों। तो ILA के बारे में सबसे पहले देखते हैं। ये एक भारत का सबसे बड़ा जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन संघ है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ ब्रीफली, काफ़ी लंबा बता सकता हूँ लेकिन क्या करें, अब डिजिटल जो है लाइव आने के लिए अभी फ़िलहाल लाइव नहीं आ सकते, है ना। तो जो है डिजिटल बोर्ड वगैरह और जो क्या नाम से स्टूडियो वगैरह की तैयारी चल रही है। जल्दी ही आपके लिए लाइव आने के लिए स्टूडियो तैयार किया जाएगा और फिर जो है क्लास बिल्कुल लाइव होगी, है ना। फ़िलहाल हम इसी से काम चलाएंगे साथियों। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो सबसे पहले इंडियन जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है साथियों, इसकी स्थापना कब हुई, है ना। तो इसका विकास और लक्ष्य के बारे में हम रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले 1933 में भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है। आपको पता है 1933 में क्या क्या हुआ है। 1933 में डॉक्टर SR रंगनाथन ने कॉलम क्लासिफिकेशन का आविष्कार किया था, है ना। और 1933 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की 1933 में कब स्थापना हुई थी? तो 13 सितंबर 1933 को जो है आपके इंडियन लाइब्रेरी भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना होती है। ये संघ भारत का जो है सबसे बड़ा लाइब्रेरी संघ है ना। वैसे हर राज्य में पुस्तकालय संघ आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये एक भारत का सबसे बड़ा, है ना। और यह सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। इसमें इसकी स्थापना में मुख्य योगदान जो है SR रंगनाथन का था। बाकी भी काफ़ी लोगों का योगदान था, तो उन सब के बारे में भी आज हम रीड आउट करेंगे। तो साथियों आगे देखो, जब कलकत्ता में प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन हुआ, उसमें औपचारिक रूप से भारतीय पुस्तकालय संघ का गठन हुआ था। तो इसका जो है गठन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कब हुआ था? 13 सितंबर 1933 को। किसकी स्थापना हुई थी? ILA की, है ना। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो शॉर्ट फॉर्म है हम ILA ही कहते हैं इसको, है ना। आगे देखो साथियों, तो आगे है भारतीय पुस्तकालय संघ यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने अपनी स्थापना के बाद से अपने सदस्यों और तकनीकी सहायता या सलाह चाहने वाले अन्य लोगों को भी, यानी इसके जो मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबर, उनके अलावा भी सभी लोगों को जो कोई भी पुस्तकालय संबंधित सहायता चाहता है, टेक्निकल असिस्टेंट, तो उनको ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं और कार्यक्रम प्रदान करते हैं। इसके 3 घटक है साथियों। पहला है परिषद, दूसरा कार्यकारी समिति, तीसरा है अनुभागीय समिति। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? ILA के प्रोग्राम्स के नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है ये तीनों, है ना। इसके अलावा ILA जो है आपका, इसके उद्देश्य हम देखते हैं कि इसकी स्थापना करने के क्या उद्देश्य हैं, है ना। ILA की स्थापना के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो ये बिल्कुल जो उद्देश्य हैं बिल्कुल ऑथेंटिक उद्देश्य हैं। इनको आपको ऐसे कैसे ध्यान में रखना है। सबसे पहले जब ये ILA आया था तो इसकी स्थापना के समय एसोसिएशन के व्यापक उद्देश्यों को इस प्रकार परिभाषित किया गया था। तो उस समय ये 3 उद्देश्यों को ध्यान में रख के इसकी स्थापना की गई थी। जब 1933 में ILA की स्थापना हुई थी तो ये 3 इसके मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, पुस्तकालय अध्यक्षों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और पुस्तकालय अध्यक्ष की स्थिति में सुधार लाना। तो ये 3 उद्देश्यों को ध्यान में रख के ही ILA की जो है स्थापना हुई थी। तो इसके अलावा जब 1935 में इसको 2 और उद्देश्य इसमें जोड़े गए। एक तो है पुस्तकालय विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देना, दूसरा है समान उद्देश्य वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ में सहयोग स्थापित करना।
उसके उपरांत फिर से जो ILA है उसके संविधान में संशोधन होता है, और जो है ये 4 उद्देश्य उसमें पुनः उसमें जो है ऐड किए जाते हैं। जो शुरुआत में 3 उद्देश्य थे, उन्हीं उद्देश्यों को लगातार जो है बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले तो ये 3 उद्देश्य बढ़े, फिर भी 5 हो गए, 2 और जुड़े, और अभी जो है 4 और इसमें ऐड हो जाते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं इसमें? 5 और 4 9 जो है इसके उद्देश्य हो जाते हैं। तो आगे देखो, आगे वाले 1970 के अंदर जो 4 उद्देश्य हैं, बुलेटिन और पत्रिकाओं पुस्तकों आदि का प्रकाशन जो एसोसिएशन के उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। पुस्तकालयों, प्रलेखन, सूचना केंद्रों की स्थापना में सहायता करना और उनके कागजात को जो है सुविधाजनक बनाना। भारत में उपयुक्त पुस्तकालय कानून के प्रचार को बढ़ावा देना, उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए ऐसे सभी कार्य संपादित करना। तो ये सारी क्या है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना के उद्देश्य है। स्थापना के बाद में इसके कंटिन्यू उद्देश्य बढ़ाए गए हैं, ताकि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी क्षेत्र में, लाइब्रेरी फील्ड के अंदर अपने अच्छा सहयोग कर सके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड को बढ़ा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे उद्देश्य बनाए गए हैं साथियों। तो मुख्य रूप से जो है आपको शुरुआत के 3 उद्देश्य तो डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना है, ये तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बाकी थोड़ा बहुत नीचे वाले भी एक बार देख लीजिए अच्छे से, है ना। इसके बाद में क्या होता है, संविधान में 4 जनवरी 1987 को दिए गए संशोधन 3 और उद्देश्य जोड़े गए। 1987 में फिर क्या हुआ, 3 और उद्देश्य जोड़े गए, तो टोटल 12 उद्देश्य हो गए। इसके 12 उद्देश्य हो जाते हैं साथियों। 3 उद्देश्य कौन कौन से जोड़े गए इसमें? पेशेवर, तकनीकी और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा के लिए सम्मेलन और बैठकें आयोजित करके पुस्तकालय और सूचना कार्य में लगे रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को एक सामान्य मंच प्रदान करना। इसके बाद में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों का प्रत्ययन और पुस्तकालय और सूचना प्रणाली और सेवाओं के प्रबंधन के लिए मानकों, मापदंडों, दिशा निर्देशों आदि को बढ़ावा देना और उनका निर्माण करना। तो ये सारे उद्देश्य किसके हैं? ILA के। अब ILA का जो संविधान है, इसका एक अपना संविधान है। उस संविधान में अंतिम और सबसे जो लेटेस्ट संशोधन है वह कब होता है, यह आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये लेटेस्ट अभी हाल ही में एक संशोधन हुआ है। 3 फरवरी से वो लागू हुआ है और 2 फरवरी 2024 को ये संविधान संशोधन हुआ है ना। किसके संविधान में हुआ है ये? तो ILA के संविधान में, है ना। भारत के संविधान मत इसको रीड आउट कर लेना, ये ILA यानी जो भारतीय पुस्तकालय संघ है उसके संविधान में 2 फरवरी 2024 को सबसे लेटेस्ट संशोधन हुआ है, 2/2/2024 को, जो कि 3/2/2024 से लागू है। ये ध्यान में रखना है ना। इम्पोर्टेंट चीज़ एक तो मैंने बता दिया आपको, शुरुआत के 3 उद्देश्य, और दूसरा ये कि इसमें लेटेस्ट संशोधन कब हुआ है, तो 2 फरवरी को, और जो है 3 फरवरी से ये इफ़ेक्टिव होता है। इसके बाद में देखिए कि ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो कार्यालय है वह भी लगातार जो है चेंज होता रहा है साथियों, इसकी स्थापना से लेके। तो शुरुआत में जो है सबसे पहले अभी हमने देखा कि इसकी जो स्थापना है कोलकाता में हुई थी। उसके बाद में कुछ समय के लिए इसका कार्यालय दिल्ली आया, दिल्ली से वापस फिर से कोलकाता चला गया, और कोलकाता से वापस फिर से दिल्ली आ गया। दिल्ली में फिर से जगह चेंज हुई, और आज जो वर्तमान में वह स्थित है वहाँ पे वह ट्रांसफ़र हुआ, जो कि मुखर्जी नगर दिल्ली में है, जो कि IAS की कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है ना। वहाँ पे अभी वर्तमान में इसका जो है मुख्य भवन है। तो अब इसको एक बार देखेंगे कब से कब तक कहाँ कार्य ले रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ILA का शुरुआत में कार्यालय तो था कलकत्ता में जब इसकी स्थापना हुई। तो शुरुआत के हम एक बार देख लेते हैं। शुरुआत के 12 वर्ष तक, है ना, 1933 से लेके शुरुआत के 12 वर्ष तक यानी 1945 तक, 1945 तक जो है इसका कार्यालय कहाँ रहा? कलकत्ता में। और कलकत्ता में कौन सी जगह? तो जो इम्पीरियल लाइब्रेरी थी कोलकाता के अंदर, उसी में इसका कार्यालय रहा था, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय पुस्तकालय है भारत का, उसमें, है ना। उसके उपरांत 1946 में दिल्ली में इसका जो है कार्यालय स्थानांतरित कर दिया जाता है, और
यह कब तक रहता है, तो 53 तक, सितंबर 53 तक कहाँ रहता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, ये ध्यान में रखना है ना। तो दिल्ली में सबसे पहले इसका कार्यालय कहाँ रहा था, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, कब तक, 1946 से लेकर 1953 तक। इसके बाद में क्या होता है, ये वापस कलकत्ता में स्थानांतरित हो जाता है और अगस्त 1964 में कार्यालय फिर से क्या हो जाता है, दिल्ली में जो है आ जाता है और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की इमारत में स्थापित किया जाता है। तो पहले ये दिल्ली विश्वविद्यालय में आया था, अभी कहाँ पे आया है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में जो है यह चलाया जाता है। उसके बाद में 24 मई 1970 को आयोजित एक असाधारण आम सभा की बैठक में नई दिल्ली को एसोसिएशन का स्थायी मुख्यालय बनाने के लिए संविधान में बदलाव किया गया और अब एसोसिएशन का कार्यालय उत्तरी दिल्ली में एक वाणिज्यिक भवन में स्थित अपने स्वयं के एक कमरे यानी एक फ्लैट में स्थित है, जिसे 1978 में खरीदा गया था। कार्यालय को अंततः अप्रैल 1982 में वर्तमान भवन जो डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली में स्थानांतरित कर लिया गया। तो 1982 से लेके आज तक यह कहाँ है, तो यह 1982 से लेके वर्तमान तक डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली में स्थित है और वहीं से जो है अपनी सारी सेवाओं का संचालन कर रहा है। साथियों, इसके अलावा अब ये मुख्य है, तो इनको आप अगर विस्तृत रूप से नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट कर लेना कि कब से कब तक कहाँ इसका कार्यालय रहा है ना। इसके उपरांत हम देखते हैं, चूँकि वर्तमान स्थान एक प्रकार के वाणिज्यिक शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया है, जो तेज़ी से बढ़ते कोचिंग सेंटरों के माध्यम से हजारों छात्रों को ट्यूशन और कोचिंग प्रदान करता है। वर्तमान कार्यालय भवन किसी भी शैक्षणिक निकाय के ठीक से काम करने के लिए शायद ही अनुकूल है। एसोसिएशन के लिए उपयुक्त भूमि आवंटन के प्रयास किए जा रहे हैं। 6 जून 2016 को भी एक पत्र महामहिम जो राज्यपाल दिल्ली के नजीब जंग है उनको लिखा गया है ILA को जो है भूमि आवंटन के लिए, है ना। तो अभी प्रयास जारी है कि वर्तमान में इसके लिए एक अलग से भूमि का आवंटन हो और इसका एक नवीन कार्यालय अलग से जो है बनाया जाए। अब देखो आगे देखते हैं साथियों, इसकी एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट ज़रूर ध्यान में रखना क्योंकि ये डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी साथियों। तो इसकी वर्तमान में वेबसाइट है www, ये तो आपको पता है, यहाँ तक www यहाँ तक है ना। यहाँ के बाद में www.ILA इंडिया है ना, ILA इंडिया और .in नहीं है साथियों, यहाँ पे ध्यान रखना .NET है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी वेबसाइट के लास्ट में क्या है, .NET है ना। तो ये ध्यान में रखना है। ILA इंडिया तो आप सब कर लोगे, लेकिन नेट है, न .in है, न .com है, न .gov है ना। ये ध्यान में रखना आप। आगे देखिए साथियों, तो सदस्यता शुल्क, तो इसकी जो है अलग अलग जो है सदस्यता शुल्क है, वह भी हम देखेंगे। सदस्यता के विभिन्न वर्गों के लिए भुगतान किए जाने वाला सदस्यता शुल्क इस प्रकार होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या है, सदस्यता का प्रकार है। तो देखो साथियों, इसकी सदस्यता किस किस प्रकार की है। कुछ जो राशि है, देखो ऑनलाइन में ऑफलाइन में थोड़ा कुछ जगह पे फ़र्क आएगा, तो वो भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे पेट्रॉन होता है, सबसे पहले सदस्यता का प्रकार है, क्या है, एक पेट्रॉन के लिए, पेट्रॉन की सदस्यता के लिए, है ना। किसकी सदस्यता की बात कर रहे हैं, एक नंबर पे हम पेट्रॉन की। तो पेट्रॉन जिसको कहते हैं हम हिंदी में संरक्षक, है ना। तो इसकी जो सदस्यता लेने के लिए 25,000 रुपये इसको जो है पे करने होते हैं। कितने रुपए, 25,000 रुपये टोटल, है ना, लाइफ टाइम के लिए। पेट्रॉन की अगर सदस्यता लेनी है तो 25,000 रुपये वार्षिक जो है, वार्षिक नहीं है ना, इसको टोटल लाइफ टाइम के लिए 25,000 रुपये। इसके बाद में क्या है साथियों, लाइफ मेंबर इंडिविजुअल, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से जो है इसका लाइफ मेंबर बनता है यानी आजीवन सदस्य बनता है, तो उसको 1,500 रुपये जो है पे करने होते हैं। कितने रुपए, 1,500 रुपये, मात्र 1,500 रुपये। ये तो पेट्रॉन सदस्य हो गया। और कोई नॉर्मल सदस्य बनना चाहता है, संरक्षक है ना, उसके लिए 25,000, और नॉर्मल कोई सदस्य बनना चाहता है जीवन भर के लिए, तो उसको सिर्फ और सिर्फ
1500 रुपये पे करने होते हैं। इसके अलावा क्या है साथियों, लाइब्रेरी, कोई भी अगर लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसको अगर अपनी सदस्यता लेनी है तो उसको क्या है 600 रुपये जो है सालाना पे करने होते हैं। अगर वह ऑफलाइन पे करता है तो 600 रुपये, अगर वह ऑनलाइन पे करता है तो उसको 640 रुपये प्रतिवर्ष जो है पे करना होता है। यहाँ पे आप ध्यान रखना, इसको तो क्या करना होता है प्रतिवर्ष पे करना होता है, जबकि हम लाइफ मेंबर और पेट्रॉन के लिए पूरे लाइफ टाइम के लिए यह पे करना होता है। आगे देखेंगे, अगर कोई भी भारत की कोई भी संस्था जो है, कोई लाइब्रेरी एसोसिएशन के अलावा कोई भी संस्था अगर इसका मेंबर बनना चाहती है तो उसको 5,000 रुपये प्रतिवर्ष जो है पे करना होता है। अगर वो ऑनलाइन पे करता है तो उसको 5,150 रुपये प्रतिवर्ष जो है पे करना होगा। वहीं अगर बात करें ऑर्डिनरी मेंबर बनने के लिए, यानी साधारण सदस्य बनना है, तो उसको 250 रुपये प्रतिवर्ष जो है पे करना होता है। अगर वह ऑनलाइन पे करता है तो 275। आपको ऑनलाइन ज़्यादा पहुंचने की संभावना नहीं है, वैसे आप जो ऑफलाइन वाला जो स्टार्टिंग वाला शुल्क है उसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा क्या है, विदेशी सदस्य है ना, विदेशी सदस्य। और विदेशियों में भी क्या है साथियों, जो सार्क देशों के मेंबर है उनको विशेष डिस्काउंट दिया गया है। उसके अलावा अन्य देशों के शुल्क अलग है। तो अगर सार्क मेंबर की बात करें, कोई भी व्यक्तिगत सदस्य अगर इसका बनना चाहता है, सार्क देशों का कोई भी व्यक्ति, तो उसको 50 रुपये प्रति डॉलर, सॉरी 50 रुपये नहीं, 50 जो है डॉलर प्रतिवर्ष पे करना होगा। वहीं सार्क सदस्य का कोई भी संस्थान है, अगर वह इसका सदस्य बनना चाहते हैं तो उसको 100 डॉलर प्रतिवर्ष जो है पे करना होगा। वहीं अगर अन्य विदेशी देशों का कोई भी पर्सनल कोई भी व्यक्ति उसका मेंबर बनना चाहता है तो उसको 75 डॉलर प्रतिवर्ष पे करना होगा। वहीं अन्य विदेशी कोई भी संस्था होती है तो उसको संस्था को अगर विदेशी संस्था को अगर उसका सदस्य बनना है किसका ILA का, तो उसके लिए 120 रुपये प्रतिवर्ष जो है डॉलर, 120 डॉलर है ना, 120 डॉलर प्रतिवर्ष जो है पे करना होगा साथियों। अब बात करेंगे कि इसके जो है जब इसकी स्थापना हुई थी साथियों, संस्थापक सदस्य किन्हें कहते हैं। संस्थापक सदस्य किसी भी संस्था के लिए वो होते हैं जो उसकी स्थापना में उनका मुख्य योगदान होता है और वह उसकी स्थापना के समय उसके मेंबर के रूप में कार्य करते हैं, तो उसको संस्थापक सदस्य कहते हैं। तो संस्थापक सदस्य काफ़ी थे इसके, लेकिन हम जो है मुख्य जो संस्थापक सदस्यों का एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है उन्हीं के बारे में रीड आउट करेंगे। तो वो कौन कौन से थे, सबसे पहले तो देखेंगे सी वोल्नर है ना, सी वोल्नर है। उसके बाद में एस बशीरुद्दीन, तीसरा है MO थॉमस है ना, चौथा है SR रंगनाथन जी, पांचवें हैं KM असदुल्ला और छठा है AV रमैया है ना, अयांकी वेंकट रमैया, अयांकी वेंकट रमैया। तो ये 6 सदस्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये काफ़ी प्रसिद्ध है, 6 के 6 मेंबर, तो इनको जो है आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी भी पूछे जा सकते हैं लेकिन बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ना, काफ़ी सारे सदस्य हैं इसके, लेकिन ये 6 काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये 6 ही लेके आया हूँ। आगे हम बात करेंगे साथियों, तो वर्तमान स्थिति में इसके कौन से किस किस जो है सीट पे कौन बैठा है उसकी बात करेंगे। तो ये 2022 से लेके 25 के कार्यालय के लिए, तो सबसे पहले बात करें तो इसका प्रेसिडेंट है ना, कौन, इसके अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष कौन है, इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहन रामभाऊ खरगे है ना, डॉक्टर कौन है, मोहन रामभाऊ खरगे है ना, तो MR खरगे भी कह सकते हैं इसको, मोहन रामभाऊ खरगे। और इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है साथियों, तो डॉक्टर उपेंद्र नाथ चौबे है ना, ON चौबे का फुल फॉर्म क्या है, उपेंद्र नाथ चौबे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में इसके सचिव कौन है, सामान्य सचिव है इसके उपेंद्र नाथ चौबे, ON चौबे। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मोहन रामभाऊ खरगे है ना। वहीं अगर बात करें तो इसका लाइब्रेरियन कौन है, डॉक्टर राकेश कुमार इसके वर्तमान में लाइब्रेरियन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर राकेश कुमार। वही बात करें तो संस्थागत मेंबर कौन है इसका, तो संस्थागत मेंबर है सेंट्रल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये चारों के चारों आपको ध्यान में रखना है,
यह कोई सा भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ना। तो चारों ही हमारे को क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बात करें साथियों, एक्स ILA प्रेसिडेंट, यानी इसके पूर्व में कौन कौन प्रेसिडेंट रहे हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट हैं लास्ट के 3-4 वह मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि उनमें से एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। एक तो सबसे पहले इसके एम ओ थॉमस थे, है ना। प्रथम अध्यक्ष तो कौन थे इसके, एम ओ थॉमस, वो भी आपको ध्यान में रखना है ना। पहले अध्यक्ष थे इसके एम ओ थॉमस। अब बात करें साथियों सबसे पहले एक्स ILA प्रेसिडेंट की, तो सबसे पहले BD कुमार 2019 से लेके 2022, यानी खड़गे से पहले कौन थे, BD कुमार। एक तो ये ध्यान में रखना है। एक है सबादत हुसैन जो कि 16 से 19 तक रहे थे। इसके बाद में है साथियों मिसेज आसू शौकीन जो है 13 से 16 तक रहे थे। उसके बाद में DV सिंह है ना 2010 से 13 तक रहे। कौटिल्य शुक्ल ये 2007 से 2010 तक रहे थे। तो इतना तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये लेटेस्ट है, तो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनमें से कोई सा भी या इनका क्रम जो अंतिम के 4-5 है उनका क्रम आपको पूछा जा सकता है कि इनका सही क्रम कौन सा होगा, है ना। इनके कार्यकाल के समय अनुसार इनका सही क्रम कौन सा है, तो उसमें आपको जमाने के लिए इनकी डेट सहित आपको ध्यान में रखना है साथियों, है ना। उसके उपरांत सबसे लास्ट में एम ओ थॉमस जो है 33 से लेकर 37 तक इसके प्रेसिडेंट रहे थे। तो ये प्रेसिडेंट हैं, ज़्यादा नहीं है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ 6 है, जिनमें से एक एम ओ थॉमस आपको पता है, 5 आपको ध्यान में रखना है, छठा आप मोहन राम बोखड़ के आपको पता ही है। अब बात करते हैं साथियों ILA के प्रकाशनों की। जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसके कौन कौन से प्रकाशन है। तो सबसे पहले बात करें तो ILA एक न्यूज़लेटर प्रकाशित करता है, जो कब से प्रकाशित कर रहा है, 1978 से एक मासिक रूप से न्यूज़लेटर प्रकाशित कर रहा है, जिसको ILA न्यूज़लेटर कहते हैं ना। मासिक रूप से ILA न्यूज़लेटर का प्रकाशन जो है मासिक रूप से 1978 से जो है पब्लिश कर रहा है। वहीं बात करें जिला की, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पत्रिका है, इसकी त्रैमासिक पत्रिका है। जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिला की फुल फॉर्म है जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो जिला है आपका, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का एक आधिकारिक अंग है। सबसे पहले तो ध्यान में रखना साथियों, इसकी ऑफिशियल पत्रिका सिर्फ एक ही है, जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी आधिकारिक पत्रिका कौन सी है ILA की, तो कौन सी है, जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसकी आधिकारिक पत्रिका है। वही बात करें, यह पत्रिका पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के सभी विभिन्न पहलुओं को शामिल करती है। ILA के एक आधिकारिक अंग के रूप में जिला की शुरुआत कब होती है, तो 1965 से हुई है। पत्रिका को त्रैमासिक प्रकाशन के रूप में जारी किया जाता है। जिला एक सहकर्मी समीक्षा पत्रिका है जो इस विषय पर उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेख प्रकाशित करती है। जिला को UGC द्वारा अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची में शामिल किया गया है। तो ये जिला के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन आपको ध्यान में रखना है, ऐसे कैसे, है ना। इसके बाद में साथियों बात करें तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है ना, तो इसके द्वारा जो अंतिम 3-4 कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे लेटेस्ट जो कॉन्फ्रेंस है ये आपको पूछने की एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा संभावना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो सबसे लेटेस्ट है 69वीं कॉन्फ्रेंस है ना, जो अभी हाल ही में आयोजित हुई है, 69वीं है ना ILA कॉन्फ्रेंस। तो इसकी जो है थीम क्या है, एक तो ये ध्यान में रखना है, बिल्डिंग द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग लाइब्रेरीज फॉर सस्टेनेबिलिटी है ना, यानी भविष्य का निर्माण स्थिरता के लिए पुस्तकालयों का परिवर्तन। तो यह ध्यान में रखना है, इसकी ये थीम है। और ये 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी 2024 तक है ना आयोजित हुई थी ये कॉन्फ्रेंस। और ये कहाँ आयोजित हुई थी, तो BKB ऑडिटोरियम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है ना, जो कहाँ है, गुवाहाटी असम के अंदर है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का BKB एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित की गई थी। तो ध्यान में रखना है इसकी थीम और इसका स्थान, कब से कब तक, 1 से लेकर 3 फरवरी 2024 तक। और कौन सी कॉन्फ्रेंस, तो 69वीं कॉन्फ्रेंस। तो 2025 में इसकी 70वीं कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, ये भी ध्यान में रखना है। आगे देखो इसकी 68वीं कॉन्फ्रेंस, 68वीं कॉन्फ्रेंस जो है उसका थीम क्या है, री इंजीनियरिंग ऑफ लाइब्रेरीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़
मिथ अथवा रियलिटी, यानी उभरती प्रौद्योगिकी के संदर्भ में पुस्तकालयों की पुनः इंजीनियरिंग मिथक है या वास्तविकता है। तो इस पे क्या है, यह एक इसकी थीम थी जो कि इसकी 68th कॉन्फ्रेंस थी। और यह कहाँ, हमारे राजस्थान जयपुर राजस्थान अजमेर में जो है आयोजित हुई थी, राजस्थान अजमेर में, है ना। पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब से कब तक हुई थी, तो ये 19 से लेके 21 जनवरी 2023 तक यह आयोजित हुई थी। तो अजमेर को वैसे राजस्थान का हृदय कहते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है ना। 68वीं कॉन्फ्रेंस अजमेर में हुई थी। अगर आपको ये एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, जो भी राजस्थान के जो नियर बाई एग्ज़ाम होने वाले हैं, आरपीएससी ग्रेड सेकंड और जो है आरएसएसबी लाइब्रेरियन का होने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जो है राजस्थान में हुई है, तो कहाँ हुई है, अजमेर में। ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में आपको जयपुर ज़रूर मिलेगा और आप लोग क्या करोगे, जयपुर, जबकि जयपुर में नहीं होके कहाँ हुई है, तो अजमेर में। और कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, 68वीं। कब से कब, 19 से लेके 21 जनवरी 2023 तक। और इसमें जो है राजस्थान का जो टेक्निकल लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, राजस्थान टेक्निकल लाइब्रेरी एसोसिएशन की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आईएलए तो था ही इसको आयोजित करने में, इसमें राजस्थान टेक्निकल लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो है इसमें मुख्य भूमिका थी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं बात करूँ साथियों, 67वां जो है वार्षिक सम्मेलन, तो 67वां इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी थीम है ओपन एक्सेस सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ड्यूरिंग द पोस्ट कोविड टाइम्स, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। यानी जो कोविड के बाद के समय के दौरान ओपन एक्सेस स्रोत और सूचना सेवाएं, चुनौतियां और अवसर, यानी ये एक चुनौतियां भी आई तो एक अवसर भी लेके आया। ये कब से कब तक, 24 से लेकर 26 मार्च 2022 तक आंध्र प्रदेश के कुप्पम में, है ना, द्रविड़ विश्वविद्यालय में पुस्तकालय में आयोजित किया गया। तो आंध्र प्रदेश में 67वीं कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। उसके उपरांत बात करें एक और इसके बारे में, 66 के बारे में, है ना। तो ये यहाँ तक जो है आपको पूछा जा सकता है 21 तक, तो ये ध्यान में रखना है। 21 की क्या थी, थीम क्या थी, विजुअलाइजिंग लाइब्रेरियनशिप इन द 21st सेंचुरी, कनेक्टिंग माइंड्स एंड क्रिएटिंग द फ्यूचर, है ना। तो 21वीं सदी में लाइब्रेरियनशिप की कल्पना, दिमागों को जोड़ना और भविष्य का निर्माण विषय पर 27 से 28 सितंबर 2021 के बीच, और कहाँ पे, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कालाबुरागी, कर्नाटका में जो है यह आयोजित हुई थी। तो ये इतना हमारे को क्या है, इनकी कॉन्फ्रेंस के बारे में ध्यान में रखना है। वार्षिक रूप से इसकी कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ध्यान में रखना है, एनुअल इसकी फ्रीक्वेंसी, है ना, इसकी कॉन्फ्रेंस। कहीं अगर ऑप्शन में मिल सकता है आपको वार्षिक, द्विवार्षिक, अर्धवार्षिक, है ना। तो इस तरीके से जो है इसकी कॉन्फ्रेंस वार्षिक आयोजित होती है, ये भी ध्यान में रखना है। अब बात करें साथियों आईएलए बुलेटिन की, तो आईएलए एक बुलेटिन जारी करता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1975 से दिल्ली में आईएलए बुलेटिन प्रकाशित किया जा रहा है। आगे बात करें साथियों, आईएलए पुरस्कार और फेलोशिप 2023, है ना। तो अभी हाल ही में जो है ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो अब हम बात करेंगे इन पुरस्कारों के महत्व की, है ना, कि क्या क्या है, किसने स्थापना करी है और क्या क्या जो है इसमें दिया जाता है। तो पुरस्कारों की बात करें साथियों, तो सबसे पहले हम देखेंगे कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। सबसे पहले कौन सा, कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। तो इसकी स्थापना करी थी साथियों, सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में हम देखेंगे। प्रोफेसर पीएन कोला एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो गुंटेर आंध्र प्रदेश में स्थित है ना। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, प्रोफेसर पीएन कोला एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहाँ स्थापित है, तो ये गुंटेर आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित है ना। ये गुंटूर आंध्र प्रदेश आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं गया है। तो आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर पीएन कोला एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहाँ है, तो ये कहाँ है, गुंटर आंध्र प्रदेश में। तो इसके द्वारा एलआईएस के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए स्थापित किया गया है। पुरस्कार में एक 100 प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, इसकी स्थापना किसने करी थी, बस इतना ही ध्यान में रख लेना, कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। और दूसरा क्या ध्यान रखना कि आईएलए के अवार्ड कौन कौन से हैं, बस ये ध्यान रखना है। आगे देखें साथियों, दूसरा पुरस्कार कौन सा है, तो डॉक्टर एल.एम. उपाध्याय बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड, है ना। दूसरा अवार्ड ये है। श्रीमती कांताबेन एल. उपाध्याय द्वारा
अपने दिवंगत पति डॉक्टर एल एम उपाध्याय की स्मृति में स्थापित यह पुरस्कार, जो श्रीमती हंसा मेहता लाइब्रेरी, महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी बड़ौदा, गुजरात से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, उनकी याद में क्या किया गया, इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। पुरस्कार में एक 16 प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह दिया जाता है। अब कौन कौन योग्य है पी एल एम उपाध्याय बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के लिए? एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना साथियों, है ना, इसमें इन जो भी पुरस्कार है उनमें विशेष रूप से पूछे जाने वाली चीज़ ये है कि बेस्ट लाइब्रेरियन के लिए कौन सा अवार्ड ILA द्वारा दिया जाता है, तो ये कोला अवार्ड, ये आपको ध्यान में रखना है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। अब एल एम उपाध्याय, तो ये किसके लिए दिया जाता है एल एम उपाध्याय अवार्ड ILA के द्वारा? तो बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए, है ना। बेस्ट जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए कौन सा अवार्ड? तो एल एम उपाध्याय अवार्ड। और बेस्ट लाइब्रेरियन के लिए तो कोला अवार्ड। ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इसको अंडरलाइन कर लेना विशेष रूप से। तो जो एल एम उपाध्याय अवार्ड है, बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड, उसके लिए क्या क्या कंडीशन जो है पूर्ण करनी पड़ती है, तो वो देख लो। वो है सबसे पहले केवल UGC द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य अथवा केंद्र सरकार का विश्वविद्यालय पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक विश्वविद्यालय को AIU का सदस्य, AIU आपको पता ही है, जो यूनिवर्सिटी के संबंध में जो पत्रिका भी जारी करता है ना, AIU, ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन, है। आवेदक पुस्तकालय ILA का संस्थागत सदस्य भी होना चाहिए। आगे हम देखेंगे साथियों, तो गिडवाणी देश पांडे, तो बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड, तो गिडवाणी देश पांडे अवार्ड किसको दिया जाता है? जो बेस्ट शैक्षणिक लाइब्रेरियन होता है उसको जो है दिया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने लायक है। इसके अलावा इसकी स्थापना के बारे में देखें तो पूर्व प्रोफेसर और पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर के नलनी, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के द्वारा ये स्थापित है। ये पुरस्कार भारत में अकेदमिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में पेशेवर लोगों के लिए है। पुरस्कार में एक 16 प्रशस्ति पत्र, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है इसकी स्थापना की गई और ये किसके लिए दिया जाता है? तो बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन के लिए। आगे बात करें साथियों, वेंदनायकी फेलोशिप, है ना, तो ये फेलोशिप भी जो है ILA के द्वारा दी जाती है, ये भी ध्यान रखना, वेदनायकी के नाम से फेलोशिप दी जाती है। तो इसकी स्थापना श्रीमती VK सुंदरम, पूर्व रीडर DLIS दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई थी। ये पुरस्कार उस उम्मीदवार को दिया जाता है जिसने योग्यता परीक्षा में उच्चतम जो है प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जिसके आधार पर उम्मीदवार की बिलीव में प्रवेश दिया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे देखो, डॉक्टर K पद्मा उमापति NKS उमापति फेलोशिप इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो इसमें क्या 2,000 रुपये दिए जाते हैं। 2,000 रुपये मूल्य की अधिकतम 5 फेलोशिप ILA के पास जमा राशि पर अर्जित ब्याज से प्रतिवर्ष 5 फेलोशिप जो हैं इनके नाम से दी जाती है। ये धनराशि बेंगलोर विश्वविद्यालय की पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर और लाइब्रेरियन KS उमापति द्वारा दान की गई है। यह फेलोशिप MLIS यानी मास्टर जो लाइब्रेरी साइंस में करता है उन छात्रों को दी जाती है, तो ये ध्यान में रखना है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो छात्र जो है करते हैं उनके लिए कौन सी फेलोशिप है? डॉक्टर K पद्मा उमापति एंड KS उमापति फेलोशिप। और बिलीव के लिए ऊपर जो हमने देखी थी, बिलीव के लिए कौन सी है साथियों? तो वेदनायकी फेलोशिप, ये हमारे को ध्यान में रखना है। बिलीव के लिए वेदनायकी यानी बैचलर डिग्री के लिए, और मास्टर डिग्री के लिए के पद्मा उमापति अवार्ड, है ना। उमापति किसके लिए? मास्टर के लिए। तो आगे है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक महिला उम्मीदवार को कम से कम 3 फेलोशिप प्रदान की जाएगी, बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हो। योग्यता परीक्षा में कम से कम 60% अंक हासिल करने वाले छात्र फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं सरकार, विश्वविद्यालय आदि किसी अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने वाले छात्र फेलोशिप के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे। वहीं देखें तो 1 वर्ष के दौरान किसी संस्थान से किसी एक छात्र को 1 से अधिक फेलोशिप प्रदान नहीं की जाएगी। आगे बात करें साथियों, तो CD शर्मा अवार्ड, है ना, तो CD शर्मा अवार्ड किसको दिया जाता है? ये पुरस्कार ILA के आगामी सम्मेलन के दौरान लिखे और प्रस्तुत किए गए सर्वश्रेष्ठ पेपर के लिए, है ना। किसके लिए? इसकी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो पेपर प्रस्तुत किया गया है उसके लेखक को ये के लिए, है ना, CD शर्मा अवार्ड, ये ध्यान में रखना।
यह पुरस्कार सी.डी. शर्मा की पत्नी श्रीमती कमला शर्मा द्वारा स्थापित किया गया। तो सी.डी. शर्मा अवार्ड किसको दिया जाता है? जो इसके ILA के कॉन्फ्रेंस में बेस्ट पेपर पब्लिश करेगा उसको जो है ये अवार्ड सी.डी. शर्मा अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा A.G. मोतीवाले, है ना, A.G. मोतीवाले अवार्ड। तो A.G. मोतीवाले अवार्ड यह पुरस्कार ILA के आगामी सम्मेलन के दौरान लिखे और प्रस्तुत के सर्वश्रेष्ठ पेपर के युवा लेखक को, अब यहाँ पे क्या है साथियों, मोतीवाले अवार्ड तो दिया जाता है युवा लेखक को, और सी.डी. शर्मा अवार्ड किसको? जो श्रेष्ठ लेखक होगा, है ना, चाहे वो युवा हो चाहे कुछ भी हो, है ना, उसको तो क्या सी.डी. शर्मा, और जो युवा लेखक है उसको मोतीवाले अवार्ड दिया जाएगा। ये पुरस्कार स्वर्गीय डॉक्टर A.G. मोतीवाले की पत्नी श्रीमती सुशीला मोतीवाले द्वारा दिया जाएगा। तो ये हमारे को ध्यान में रखना है। आगे देखिए, P.V. वर्गीज अवार्ड, बार बार पूछा जाता है P.V. वर्गीज अवार्ड के बारे में। ये पुरस्कार P.V. वर्गीज द्वारा स्थापित किया गया है। यह जो है जिला में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पेपर के लिए दिया जाता है। तो जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पेपर के लिए, है ना, तो ध्यान में रखना, जिला के लिए। और कॉन्फ्रेंस के लिए कौन कौन से हैं? सी.डी. शर्मा और मोतीवाले। मोतीवाले किसको हैं? जो युवा पुरस्कार है उसको है। सी.डी. शर्मा किसको है? जो सर्वश्रेष्ठ पेपर प्रकाशित करता है उसके लिए। और P.V. वर्गीज अवार्ड किसके लिए? जो जिला में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ आर्टिकल के लिए, है ना। तो ये तीनों का जो डिफरेंस है आपको ध्यान में रखना है। मैंने अच्छे से समझा दिया है, अब आपको याद रखना है साथियों। तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि जो है अपने जो भी साथी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी जो है संस्थाओं में पैसे दे के जो है कोर्स नहीं कर सकते, उन तक ये फ्री क्लास पहुंच सके और उनको जो है मैटर आसानी से समझ में आ सके। तो इसी के साथ में जो है आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, एक अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए फिर से। तो ओके, बाय, टेक केयर।